दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक इस समय 220 के आसपास है। और आप ये देख ही सकते हो कि इसने बहुत निचली प्राइस भी बताई नहीं, 202 का लो बताया। और देख सकते हो कि 278 का इसने हाई भी बता दिया। अब इस समय आप देख दो फेयर वैल्यू में दिखाई दे रहा है स्टॉक। आने वाले समय बिजनेस भी शुरू होने वाला है। यहाँ पे देख दो कि कौन से बिजनेस कंपनी शुरू कर चुकी है और क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर सीएमडी बजाज फिनसर्व के संजीव बजाज का बयान, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय हमें जेएफएसएल में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या ये आने वाले समय में बजाज ग्रुप को टक्कर दे सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप ये समझ ही सकते हो कि काफ़ी लोगों को चिंता होती है कि रिलायंस ग्रुप कभी भी शेयर होल्डर के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुई है कंपनी, क्योंकि रिलायंस में उनको अनुभव है, रिलायंस ने कोई खास रिटर्न लोगों को नहीं दिया है। लेकिन क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी वही बात होगी? तो ये समझ सकते हो कि बिजनेस अलग हो चुका है और इसकी प्राइस तो काफ़ी नीचे है। तो क्या आने वाले समय में ये एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फ्राइडे के कारोबार की, तो स्टॉक की क्लोजिंग 219 के आसपास रही, जहाँ पे 0.81% की तेजी देखने को मिली। वैसे 217 का लो था और जो हाई बना दिन का वो 220 का था। सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और काफ़ी फेयर वैल्यू पे स्टॉक आ चुका है। आप देख सकते हो कि इसकी प्राइस जैसे ही नीचे जाती है वहाँ से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक आता है। दो बार हमने देख लिया है, जैसे स्टॉक 210 से नीचे उतरता है वहाँ से बाउंस बैक आता है और स्टॉक फिर से 220 के आसपास आता है। तो ये एक तरह से हम समझ सकते हो कि इसकी सपोर्ट प्राइस बन चुकी है और एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। अब देख सकते हो कि इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, करीब 1,39,169 करोड़ का मार्केट कैप है। अब ये आप समझ सकते हो कि ये जो मार्केट कैप है, इस मार्केट कैप के लिहाज से ये कंपनी अब लार्ज कैप में शामिल होगी। यानी एएमएफआई की जो लिस्ट नई जारी होगी जनवरी 2024 से, उसमें लार्ज कैप में शामिल होगा क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल है। तो आप देख सकते हो कि ये इसके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। नोमा अल्टरनेटिव्स की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से देख सकते हो कि जनवरी 2024 की लिस्ट में एएमएफआई में जियो फाइनेंशियल सर्विस की एंट्री होनी बिल्कुल लगभग तय है और फरवरी 2024 से ये लिस्ट इफेक्ट में आएगी। तो अभी समझ सकते हो कि आने वाले 2 से 3 महीनों में बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की तैयारी हो चुकी है जियो फाइनेंशियल सर्विस में। तो कुछ बड़े फंड हाउस है जो सिर्फ इंडेक्स बेस्ड काम करते हैं और वो जो है वो उनका निवेश आने वाले समय में लार्ज कैप होने की वजह से यहाँ पे बढ़ सकता है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी होंगे और म्यूचुअल फंड्स भी होंगे। अब यहाँ पे कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में जाएगी, जिसमें पॉलीकैप, मैक्रोटेक डेवलपर्स, श्रीराम फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईआरएफसी, सीजी पावर, यूनियन बैंक, जाइडस लाइफ साइंस और जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो इन कंपनियों का इस बार नंबर लगेगा क्योंकि इनका मार्केट कैप बड़ा है, ये लार्ज कैप की कैटेगरी में जाने को तैयार हो चुके हैं। तो म्यूचुअल फंड की ये जो लिस्ट है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एएमएफआई, उसमें जाने की संभावना बन चुकी है। कुछ बड़ी कंपनियां जो यहाँ से एग्जिट हो जाएगी यानी वो मिड कैप में शामिल होंगी, जिसमें आप देखें तो यूपीएल, अदानी विल्मा लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, बॉस, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकप और केनरा बैंक, इनका मार्केट कैप कम हुआ है और ये अब लार्ज कैप से मिड कैप में शामिल हो जाएगी और इनकी जगह पे लेगी आईआरएफसी और जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो ये समझ सकते हो कि समय समय पे हर 6 महीने में इस लिस्ट को बदला जाता है। इसमें आप देखें तो बदलाव करने के बाद में कैटेगरी को अंदर हिसाब से उसको सेट किया जाएगा लार्ज कैप, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। और सेबी के रूल्स के तहत जो 2017 से रूल्स बनाए उसके तहत देखें तो हर कंपनी को अलग अलग इंडेक्स में शामिल किया गया, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसके मार्केट कैप के हिसाब से। और उस हिसाब से जो इन्वेस्टर है वो अपने हिसाब से चुन के अपनी रिस्क के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अलग अलग जो बास्केट पोर्टफोलियो होते हैं, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं, वो अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को उसमें डिसाइड करके उसमें निवेश करते हैं। और इसीलिए आप देखें तो जो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि कुछ बड़े इंडेक्स फंड है जो सिर्फ लार्ज कैप में निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आएगा। अब इसका बिजनेस अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे इस कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग अलग सेक्टर में है, जिसमें आप देखें तो रिलायंस रिटेल फाइनेंस का इनका बिजनेस है, रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस, इसके अलावा रिलायंस रिटेल पेमेंट सॉल्यूशन बिजनेस और जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विस, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स। अब देख सकते हो कि जियो पेमेंट बैंक ये नया बिजनेस शुरू किया। इसके अलावा जियो
और ब्लैक रॉक ने मिलकर म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू कर दिया है। इसके अलावा जियो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस, तो ये एक नए बिजनेस में ऐड हो चुके हैं। तो इस हिसाब से देखिए ये एक बड़ा पोर्टफोलियो है, काफ़ी बड़ा बिजनेस है। और एनबीएफसी इंडिया की ये बड़ी एनबीएफसी है, तीसरे नंबर की है बजाज ग्रुप के बाद। अब यहाँ पे जिस तरह से जियो फाइनेंशियल सर्विस की एंट्री हो चुकी है, तो बजाज ग्रुप से भी सवाल किए जा रहे हैं क्या आपके लिए एक बड़ी टक्कर साबित हो सकती है, क्या आपके बिजनेस को ये इफेक्ट करेंगे। तो इसी को लेकर आप देखें तो बजाज फिनसर्व्स के सीएमडी संजीव बजाज की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आए। उनका कहना है कि जो मार्केट बहुत बड़ा है, यानी फाइनेंस सेक्टर का जो मार्केट बहुत बड़ा है, इस समय हम 4000 सिटीज़ के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारा जो इस समय एसेट है वो करीब 3 लाख करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद भी देखें तो हम इस पूरे इंडिया के क्रेडिट मार्केट की सिर्फ 2% से भी कम हिस्सेदारी अभी रखे हुए हैं, यानी बहुत बड़ी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। जियो फाइनेंशियल सर्विस आती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट बहुत बड़ा है, यानी यहाँ पे अब आने वाले समय और काफ़ी लोगों का निवेश आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बजाज ग्रुप की तरफ से बताया गया कि ये मार्केट इतना बड़ा है कि हम सिर्फ 3 लाख करोड़ की हम एसेट होने के बावजूद भी सिर्फ 2% से भी नीचे है अभी इस समय पूरे मार्केट शेयर में हमारा। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इस समय इस मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो डेफिनेटली इस मार्केट में आने वाले समय एक बहुत ज़बरदस्त संभावना है और ऐसे में जियो फाइनेंशियल सर्विस कमाल कर सकता है। और इसकी बागडोर केवी कामत को सौंपी गई है, जो बहुत ज़्यादा अनुभवी है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आप देखें तो वो वेटरन थे, उनके पास वो सारा अनुभव है और इसके तौर पे अगर आप देखें तो बिजनेस एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ सकता है। और जियो की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव तरीके से मार्केट में एंट्री करते हैं, बहुत ही फेयर वैल्यू में प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और दूसरे जो मार्केट जो कंपटीटर है उनको पीछे कर देते हैं। इससे बिजनेस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये भी चिंता की बात नहीं है। इस समय लाइबिलिटीज बढ़ी है क्योंकि बिजनेस बढ़ना शुरू हो चुका है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिला मार्च 2023 में, जहाँ पे 1,14,930 करोड़ के आसपास थी, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,19,598 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। इस समय कंपनी के पास कैश है 63 करोड़ के आसपास का। सबसे बड़ी एक गौर करने वाली बात है कि इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। नंबर 1 पे बजाज फाइनेंस है जिसकी प्राइस इस समय 7,411 के आसपास है और मार्केट कैप इसका 4 लाख करोड़ के आसपास है। बजाज फिनसर्व्स जिसकी प्राइस 1,536 के आसपास है और मार्केट कैप 2,45,000 करोड़ के आसपास है। जियो फाइनेंस जिसकी प्राइस मात्र 219 है और मार्केट कैप 1,39,000 करोड़ के आसपास है। चोलामंडल फाइनेंस जिसकी प्राइस 1,134 की है लेकिन मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी नीचे है। बजाज होल्डिंग जिसकी प्राइस 6,922 की है लेकिन उसका जो मार्केट कैप है वो 77,000 करोड़ का ही है। इससे आप समझ सकते हो कि जो इससे पेयर कंपनियां जो इससे नीचे मार्केट कैप वाली है उनकी प्राइस भी 2-2 हज़ार के आसपास है। ऐसे में ये स्टॉक में तेजी से आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा देखें तो बिजनेस शुरू होने के बाद भी देखें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है उसमें एफआई का बहुत बड़ा निवेश है, यानी देख लो कि अगस्त में जो एफआई की होल्डिंग थी वो 26.4% के आसपास थी, सितंबर में घट के वो 21.6% के आसपास गई। तो कुछ इंडेक्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो यहाँ से निकला है। अब जो रिलायंस के थ्रू इनको जो शेयर मिले थे उन्होंने भी अपनी होल्डिंग कम किया, लेकिन उसके बावजूद भी 21% की होल्डिंग एफआई की होना बहुत बड़ी बात है। तो प्रमोटर के बाद जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो एफआई है, काफ़ी बड़ा निवेश किया, उनको भरोसा है। अब डीआई की होल्डिंग भी कुछ घटी है क्योंकि वो भी इंडेक्स में काम करते हैं, उन्होंने अपने इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे निवेश निकाला है। तो 16.4% की होल्डिंग थी अगस्त में, इस समय 13.8% के आसपास है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है, 11.4% की होल्डिंग थी अगस्त में, इस समय 17.8% के आसपास है। तो देख सकते हो कि जनरल पब्लिक से ज़्यादा शेयर तो एफआई के पास है और आप ये समझ सकते हो सितंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग बाजार से बहुत ज़्यादा निकाली, उसके बावजूद भी अगर उनकी होल्डिंग 21% के आसपास, तो आप ये समझ ही सकते हो ये वाकई में स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार है। बहुत जल्द इसके अंदर संभावना बनी हुई है कि 4 डिजिट में जा सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है। डिप में खरीदारी कर ले, अभी आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर वाले ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।